नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र जो आपको फिल करना है, किस प्रकार करना है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है, इसमें जो डिटेल भरी जाती है वो आपको ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको विद्यालय के जितने भी फोटो है या नजरी नक्शा है अपलोड करना है तो किस प्रकार करना है, उसकी भी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन विद्यालय स्कूल वाला नज़र आएगा। इसी विद्यालय स्कूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो विद्यालय में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फिल करना है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए मर्ज विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर सूचना है, विद्यालय समन्वय, भूमि, खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति है। इनके मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, उनके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र फिल करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र हैं आपको फिल करना है तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रपत्र आपको नज़र आ जाते हैं। देखिए इनको सबको आपको फिल करना है एक एक करके। इनमें काफ़ी सारी जानकारी है जो आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स आपकी ली जाएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र के माध्यम से ही ली जाएगी। इसमें सारी सूचना विद्यालय की जितनी भी सूचनाएँ हैं वो सारी सूचना इसमें आपको फिल करनी होती है। सबसे पहली सूचना ये यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, परिसर सूचना है तो परिसर सूचना आपको फिल करनी है। देखिए तो देखिए परिसर सूचना में आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है, तो देखिए विद्यालय परिसर भवन उपलब्ध भूमि की सूचना। तो देखिए विद्यालय के परिसरों की संख्या, तो यहाँ पर परिसर कितने उनकी संख्या आपको फिल करनी है। देखिए एक है या दो है, तीन चार पाँच, काफ़ी सारे परिसर यहाँ पर दे रखा है। मान लीजिए आपका विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है तो एक कर दें, दो परिसर में संचालित है तो दो कर दें, मान लीजिए एक में ही है तो एक कर दें। विद्यालय के भवन की स्थिति, अब आपके विद्यालय की भवन की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। स्वयं का भवन है, किराए का भवन है, किराया मुक्त है, भवन जो वहीन है और अन्य विद्यालय के भवन में संचालित है। यानी कि क्या स्थिति आपके विद्यालय की भवन की है। मान लीजिए स्वयं का है तो स्वयं पर टिक कर दें, या मान लीजिए भवन विहीन है यानी कि आपके विद्यालय का भवन नहीं है या अन्य विद्यालय के भवन में संचालित हो रहा है, तो जो भी स्थिति है वो कर दें। जैसे मान लीजिए मेरा स्वयं का है तो मैं यहाँ पर स्वयं का कर देता हूँ। वीडियो लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी इसमें फिल करवाई जा रही है। इसके बाद देखिए यदि विद्यालय किराया मुक्त भवन में संचालित हैं तो भवन का प्रकार, ये तब करना है जब आप यहाँ पर भवन का जो किराए का करेंगे। देखिए किराया मुक्त, जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए मैंने यहाँ पर किराया मुक्त कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर यदि विद्यालय किराया मुक्त भवन में संचालित है तो भवन का प्रकार, तो देखिए राजकीय भवन है या गैर राजकीय भवन, यानी कि जो आपका विद्यालय है वो किराया युक्त हो रहा है तो किराया मुक्त है तो राजकीय भवन में चल रहा है या गैर राजकीय भवन में चल रहा है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट आप कर लेंगे। यानी कि जैसी स्थिति यहाँ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पर यदि विद्यालय भवन विहीन है तो कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अन्य विद्यालय भवन विहीन का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर भी नीचे ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है। तो देखिए नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यदि विद्यालय भवन विहीन है तो कक्षाओं का संचालन किया जाता है। तो देखिए खुले मैदान में, टीन शेड में, पेड़ों के नीचे, छप्पर में, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। अब देखिए यदि विद्यालय किराए के या किराया मुक्त भवन या अन्य विद्यालय के भवन अन्य राजकीय भवन में संचालित है या भवन विहीन है तो क्या विद्यालय को भवन हेतु जमीन आवंटित है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, हाँ या ना में जवाब आपको देना है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है तो हाँ या ना में जो भी स्थिति वो कर दे आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है विद्यालय के किराए के किराया मुक्त भवन अन्य विद्यालय के भवन अन्य राजकीय भवन में संचालित भवन विहीन हैं और विद्यालय भवन हेतु भूमि आवंटित नहीं हुई है तो भूमि आवंटन के प्रस्ताव का स्तर क्या है। जब आप यहाँ पर हाँ करेंगे तब प्रस्ताव का, ना करेंगे तब यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्या स्तर है। ऐसा यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेस लेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर या प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं भिजवाया गया है, तो जो भी स्थिति है जैसे ऑप्शन आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते जाए।
जाएंगे। इसके बाद देखिए यदि विद्यालय किराए के या किराए के मुक्त भवन, अन्य विद्यालय के भवन, अन्य राजकीय भवन में संचालित या भवन विहीन या पूर्ण जर्जर है तो क्या विद्यालय के नए भवन का निर्माण हो रहा है, तो ये भी आपको ऊपर की स्थिति के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में भविष्य में होने वाले भवन विस्तार कक्ष निर्माण हेतु योग्य भूमि उपलब्ध है, तो ये ऑप्शन तब मिलेगा जब आपको ऊपर स्वयं का आप यहाँ पर विद्यालय लेंगे। देखिए यहाँ पर आपने जो भवन की स्थिति की थी इसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए निर्माण योग्य भूमि उपलब्ध है तो किन किन परिसरों में उपलब्ध है। मान लीजिए एक ही परिसर आपने लिया था तो एक पर टिक कर देंगे। यदि भूमि उसी परिसर में उपलब्ध नहीं है तो भूमि के वर्तमान परिसर से दूरी मीटर में। अगर मान लीजिए आपका परिसर भूमि दूर है तो वहाँ पर आपको करवाना है तो उसकी जो दूरी है वो यहाँ पर आपको करनी होगी मीटर में। यदि नहीं, अगर आप नहीं हैं तो ये क्या परिसर भवन की छत पर निर्माण किया जा सकता है, तो किन किन परिसर में हो सकता है सिविल शाखा से अनुमति होने पर। तो देखिए यहाँ पर किसी भी परिसर में नहीं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर पहले परिसर पर टिक करेंगे तो यहाँ पर टिक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ से टिक हो जाएगा। विद्यालय के पास उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, सभी परिसर और खेल जो सभी खेल मैदान और रिक्त भूमि सहित यहाँ पर आपको पूरी जानकारी वर्ग मीटर में दे देनी है। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर जानकारी आपको फिल कर देनी और नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपने इसको लॉक नहीं कर रखा होगा। अगर लॉक कर रखा है तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप में जो इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है इसको CBO से अनलॉक करवाना होगा और उसके बाद ही आप यहाँ पर इसमें चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये विद्यालय परिसर भवन उपलब्ध भूमि की सूचना आपको इस प्रकार यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पर रिलेटेड हैं, ये जो मंजिल हैं विद्यालय परिसर हैं उससे रिलेटेड ही हैं, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और नीचे आपके सामने डिटेल होगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये विद्यालय परिसरों में ब्लॉक और मंजिल का विवरण आपको फिल करना है। इसमें देखिए परिसर कोड आपको नजर आ जाएगा। परिसर में ब्लॉक की संख्या जो आपने फिल किए हैं, देखिए ब्लॉक आपको फिल कर देना है। यहाँ से जितनी भी संख्या है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद देखिए परिसर में उपलब्ध ब्लॉक्स में से अधिकतम मंजिल की संख्या, यानी कि कितने मंजिल आपके पास विद्यालय हैं। इसी प्रकार देखिए परिसर के किसी भी ब्लॉक में बेसमेंट में तो बेसमेंट के अधिकतम तल लिखें, तो यहाँ पर अधिकतम तल कितने हैं वो लिख दें। इसके बाद देखिए मुख्य परिसर से दूरी, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई परिसर है वो दूर है तो उसकी दूरी यहाँ पर कर देंगे। परिसर के भवन की स्थिति जो आपने आगे फिल किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए परिसर की वर्तमान उपयोग की स्थिति, यानी कि किसमें उपयोग हो रहा है, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए विद्यालय संचालन में किराए पर दिया हुआ है, उपयोग नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद देखिए विद्यालय भवन की अवस्था स्थिति क्या है, स्थिति सही है, पूर्ण जर्जर है, आंशिक जर्जर है, इस प्रकार देख लेंगे। इसके बाद देखिए उपलब्ध भूमि के पट्टे की स्थिति, यानी कि जो आपके पास भूमि उपलब्ध है उसके पट्टे की स्थिति क्या है। तो पट्टा देखिए संपूर्ण भूमि का बना हुआ है, आंशिक भूमि का बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है, पट्टा नहीं बना। इस प्रकार जो भी है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए परिसर का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो भी पट्टे में हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नियमित भवन सभी तलों का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखिए भवन की छत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, जो भवन की छत का क्षेत्रफल है यानी कि जहाँ जहाँ पर भवन बना हुआ है उस एरिया का आपको यहाँ पर वर्ग मीटर में जो है लिखना है। इसके बाद देखिए अन्य पक्का निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में अगर है तो वो फिल करेंगे। परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति है तो उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर अतिक्रमण है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो ना करेंगे। अगर मान लीजिए आप हाँ करते हैं तो काफ़ी सारी डिटेल्स आपको आगे फिल करनी होगी। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाँ किया है तो यहाँ पर अब ऑप्शन खुल चुका है। देखिए यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है, हाँ या ना में जवाब देना है। मान लीजिए करवाया तो हाँ कर देंगे। इसके बाद आगे और भी आपके सामने डिटेल्स खुलती जाएगी, क्योंकि आपने जो है अवगत कराया तो आएगा, नहीं करवाया तो नहीं आएगा। यदि देखिए अतिक्रमण सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत करने की दिनांक, तो यहाँ पर दिनांक लिख देना है। यदि अतिक्रमण है और सक्षम अधिकारी जिसे अवगत कराया तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पटवारी जी को करवाया है, तहसीलदार, SDM या जिला कलेक्टर जी को या जिला शिक्षा अधिकारी, जो भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनको आपने अवगत कराया है। और अतिक्रमण का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए जो अतिक्रमण का प्रकार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस प्रकार का अतिक्रमण है, क्या आवास बना रखा है, कृषि है, बाड़ा है या व्यावसायिक उपयोग में है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अतिक्रमी का नाम पता है तो वो फिल कर दें। अतिक्रमी हटाने के लिए
कार्रवाई का विवरण यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए, जिला कलेक्टर जी को लिखित में सूचना दी है, उपखंड अधिकारी को, तहसीलदार को, या अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग भरते रहें और सूचना देने की दिनांक यहाँ पर फिल करेंगे। किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। क्या स्थगन प्राप्त हुआ है, स्थगन की दिनांक, सुनवाई, आगामी सुनवाई की दिनांक, ये सभी ऑप्शन आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने सारी डिटेल फिल कर ली है, अब आपको यहाँ पर सेव कर देना। तो इस प्रकार ये सेव हो जाता है। इसके बाद आपको ऊपर चलना है और जो तीसरे नंबर पर है इसको आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नीचे ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें साथियों आपको जो विद्यालय परिसर में रंगाई पुताई रैंप की स्थिति वो फिल करनी है। देखिए, इसमें परिसर के बाहरी भाग में अंतिम बार की गई रंगाई पुताई का वर्ष और माह आपको फिल करना है कि कौन से महीने में, कौन सी ईयर में आपने करवाई है। परिसर के आंतरिक भाग में अंतिम बार की गई रंगाई पुताई का वर्ष और माह, तो आपने बाहर और अंदर दोनों का यहाँ पर डिटेल देनी है। क्या परिसर के प्रवेश द्वार पर भी विद्यालय के नाम का बोर्ड लगा हुआ है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि हाँ तो अंतिम बार बोर्ड की रंगाई करके नाम कब लिखा गया वो भी यहाँ पर फिल करना है। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आदर्श उत्कर्ष का लोगो लगा हुआ है तो हाँ ना पर जो भी स्थिति है वो करते जाएं। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय परिसर में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु रैंप उपलब्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रैंप हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं आपको कर देना है। इसके बाद देखिए, यदि रैंप है तो क्या विद्यालय के प्रत्येक कक्षा कक्ष तक पहुँचने हेतु रैंप उपलब्ध है। प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए हैं तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं कर दें। यदि रैंप है तो क्या रैंप पर रेलिंग लगी हुई है, रैंप है और रेलिंग भी लगी हुई है तो हाँ करें, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्या रैंप में मरम्मत पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना भी कर सकते हैं। क्या परिसर तक प्रत्येक मौसम में पहुंचने के लिए सड़क रास्ता सुगम है, यानी कि आपके विद्यालय में जो सड़क आती है, रास्ता आता है, वो सही है या नहीं है, वो कर दे। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से विद्यालय के मुख्य भवन तक रास्ते का प्रकार पक्का कच्चा जो भी है वो यहाँ पर कर दे। सुगम नहीं है तो सुगम भी आप कर सकते हैं। वर्षा जल संचरण संरक्षण संरचना की उपलब्धता का प्रकार, तो देखिए यहाँ पर अगर आपने स्टोरेज सिस्टम है, रिचार्ज सिस्टम है, या स्टोरेज रिचार्ज सिस्टम में उपलब्धता नहीं है, जो भी स्थिति है वो कर दे। यदि वर्षा जल संरक्षण संरचना उपलब्ध नहीं है तो ग्राम पंचायत या शहरी जो निकाय हैं उसको प्रेषित किया गया है प्रस्ताव, तो किया गया है तो हाँ करें, नहीं किया गया है तो ना करें, लागू नहीं है तो लागू नहीं कर दे, इस प्रकार। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो ये जो भी डिटेल्स है आपकी सेव हो जाती हैं, अच्छे से आप यहाँ पर करें। इसके बाद आपको आगे चलना है और ये देखिए, चौथे नंबर वाले पर आपको टिक करना है, क्योंकि एक एक मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो विद्यालय परिसर में चार दीवारी की स्थिति है। इसमें देखेंगे तो विद्यालय परिसर की भवन की चार दीवारी की स्थिति क्या है। तो देखिए, अगर उपलब्ध हैं तो उपलब्ध, नहीं है उपलब्ध हैं तो यहाँ पर जो भी स्थिति है, जैसे मान लीजिए पक्का पूर्ण बनी हुई तो ये कर दें। इसके बाद आगे की जो भी डिटेल्स है वो आप फिल करते जाएँ। अगर मान लीजिए आपकी कच्ची हैं या जो भी हैं वो यहाँ पर देखते जाएँ। देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पक्का लेकिन टूटी हुई है, कांटे की तार से बनी हुई है, बाहर से बनी हुई उपलब्ध नहीं है, अन्य या आंशिक चार दीवारी, तो जो भी स्थिति वो करते जाए। इसके बाद देखिए, यदि उपलब्ध है तो क्या विद्यालय परिसर में चार दीवारी का दरवाजा लगा हुआ है, लगा हुआ तो हाँ करें। इसके बाद देखिए, विद्यालय परिसर भवन की उपलब्ध चार दीवारी की लंबाई रनिंग फिट में आपको यहाँ पर कर देने की, कितने फिट की आपकी जो है चार दीवारी बनी हुई है। इसके बाद देखिए, परिसर की चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता है, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो अब ना कर दे, क्योंकि आपकी बन गई है तो ना कर देना है, और पहले आवश्यकता थी तो आवश्यकता के अनुसार आपने हाँ कर रखा था। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विद्यालय परिसर की भवन की चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता है, तो निर्माण की जाने वाली चार दीवारी की लंबाई रनिंग फिट में आपको यहाँ पर कर देनी है। देखिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ये कर दें। इस प्रकार यहाँ पर चेंज करके जो भी आपको स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर दें और यहाँ से सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए, आपको जो 5 नंबर पर है खेल मैदान, इसकी सूचना फिल करनी है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जिसे आपने खेल मैदान पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, खेल मैदान की सूचना, क्या विद्यालय के पास खेल मैदान उपलब्ध हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो एस करें, नहीं है तो ना करें, और खेल मैदान संभव नहीं है तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो भी आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और जो भी जानकारी वो फिल करें। अब देखिए, यदि हाँ तो खेल मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, अगर खेल मैदान है तो उसका क्षेत्रफल भी आपको वर्ग मीटर में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए, वर्ग मीटर, यदि हाँ तो खेल मैदान कहाँ उपलब्ध हैं। देखिए, विद्यालय भवन परिसर से बाहर, ए परिसर के साथ, यानी कि परिसर के साथ हैं, तो अगर मान लीजिए परिसर के साथ ही तो इस पर क्लिक करें, और बाहर है तो इस पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद देखिए, यदि खेल मैदान विद्यालय भवन परिसर से बाहर हैं तो विद्यालय के मुख्य परिसर से खेल मैदान की दूरी, अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दूरी भी फिल करनी होगी कि जो आपका खेल मैदान है विद्यालय से कितना दूर है। तो इस प्रकार ये जानकारी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद देखिए किलोमीटर, यदि खेल मैदान उपलब्ध है तो क्या खेल मैदान की भूमि का आवंटन एवं नामांकन खेल मैदान के नाम से किया गया है। तो नामांकन आवंटन कैसे किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ करिए, नहीं किया गया है तो ना करें। मान लीजिए कर दिया है तो हाँ कर दे। इसके बाद देखिए क्या खेल मैदान विद्यार्थियों के खेलने योग्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिलेक्ट पर, और अगर खेलने लायक तो हाँ करें, नहीं तो आपको ना कर देना है। इसके बाद देखिए यदि खेल मैदान खेलने योग्य हैं तो खेल के नाम जिसके लिए मैदान में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सब स्थिति अगर आप हाँ करते हैं खेल मैदान के तब हैं, अगर ना कर देते तो काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए जो भी सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए खेल मैदान में आप क्या क्या खेल यहाँ पर जो है खेलना पॉसिबल हैं, वो सारे पर टिक आप यहाँ पर कर देंगे। देखिए खेल का नाम जिसके लिए विद्यालय में खेल उपकरण उपलब्ध हैं, खेल मैदान में लगाने वाले स्थायी उपकरणों को छोड़कर। तो यहाँ पर जो खेल उपकरण आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं वो सारे खेल उपकरणों पर आप टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए यदि खेल मैदान विद्यार्थियों के खेलने योग्य नहीं है तो खेल मैदान के विकास हेतु प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप ऊपर यहाँ पर ना करेंगे कि आपके पास खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, तब आपको ये सारे प्रस्ताव वगैरह फिल करने होंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी आ जाएगी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या खेल मैदान विकास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, अगर स्वीकृत हुआ है तो यहाँ पर S/No में आपके पास जानकारी होगी। इसके बाद देखिए यदि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है तो खेल मैदान विकास कार्य की स्थिति क्या है, स्थिति यहाँ से अकॉर्डिंग आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यदि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है तो वर्तमान लंबित स्तर यानी कि जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर लंबित है, पेंडिंग है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यदि विद्यालय के पास खेल मैदान हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तो सक्षम अधिकारी को भू आवंटन हेतु आवेदन किया या नहीं, यानी कि आपने अप्लाई किया या नहीं, S/No में यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव की पत्रावली का वर्तमान स्तर क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी पत्रावली कहाँ पेंडिंग है, इनमें से जो भी ऑप्शन आपका बनता है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपकी पत्रावली तहसीलदार पर पेंडिंग है या SDM कार्यालय पर पेंडिंग है, तो यहाँ से जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्या विद्यालय खेल मैदान पर अतिक्रमण है, अगर आपके विद्यालय पर खेल मैदान पर अतिक्रमण है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। आपने जो पहले आगे ऑप्शन है उसमें भी अतिक्रमण की वगैरह की सूचना दी होगी, तो यहाँ पर जानकारी आपको फिल करने की जरूरत होगी। इसके बाद देखिए यदि खेल मैदान पर अतिक्रमण तो क्या सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है, यदि सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत करवाया गया है तो कब जो है करवाया गया है वो यहाँ जानकारी आपको जो है करनी होगी। इसके बाद देखिए यदि सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है तो किसे कराया है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है किसे कराया गया है, ऊपर डेट आ जाएगी। इसके बाद देखिए अतिक्रमण का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए वर्ग मीटर अतिक्रमण का प्रकार, ये सारी जानकारी यहाँ पर ब्लर है क्योंकि मेरे यहाँ पर खेल मैदान है और उस पर कोई कब्जा नहीं है। अतिक्रमी का नाम है, अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण है, किस न्यायालय में विचाराधीन है। जब आपने आगे पूरी जानकारी फिल की थी तो वहाँ पर आपने नहीं किया तो इसलिए यहाँ पर ब्लर आपको मिलेगा। अगर आपने फिल किया होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फिल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में सेव का ऑप्शन दिया हुआ है तो सेव आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पर आपको यहाँ पर मिल जाती है विद्युत सूचना, यानी कि आपको विद्युत सूचना पर जो है फिल करना है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको विद्युत सूचना फिल करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। परिसर का क्रमांक सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका परिसर आपने तय कर रखा है। इसके बाद ब्लॉक का क्रमांक आप सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए एक ही है क्योंकि एक ही ब्लॉक आपने सेलेक्ट आगे किया हुआ है। इसके बाद देखिए परिसर अनुसार विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता, तो देखिए यहाँ पर अगर आपकी विद्युत कनेक्शन है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। इसके बाद देखिए विद्युत कनेक्शन की क्रियाशीलता कैसी है, हाँ ना में आपको जवाब देना है। विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कारण, अगर आप यहाँ पर ना करते हैं तब आपको यहाँ पर कारण वगैरह भी सिलेक्ट करने होंगे।
इसके बाद देखिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो विद्यालय विद्युत लाइन की दूरी मीटर में आपको यहाँ पर फिल कर देनी है कि आपके यहाँ पर लाइन कितनी दूर है। इसके बाद देखिए विद्युत कनेक्शन है तो आवेदन विद्युत विभाग को प्रस्तुत किया है या नहीं, ये सारे ऑप्शन अगर आप हाँ कर देते हो तो बंद हो जाएंगी। यदि आवेदन प्रस्तुत तो विद्युत कनेक्शन की पत्रावली की वर्तमान स्थिति यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। विद्यालय में वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पर जो वैकल्पिक साधन है, अगर मान लीजिए आपकी विद्युत कनेक्शन है तब तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, तब तो आप ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर वैकल्पिक विकल्पों पे आप हाँ भी कर सकते हैं। किस वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर ना करेंगे सारी स्थिति यहाँ से जो है होगी। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। देखिए यहाँ से विद्युत कनेक्शन की गाँव विद्युतीकरण नहीं है, विद्युत लाइन की दूरी अधिक है, विद्युत हेतु आवेदन नहीं किया है। मान लीजिए आपकी दूरी अधिक है या गाँव विद्युतीकरण नहीं है या आवेदन ही नहीं किया है, मान लीजिए काफ़ी सारे स्कूल आवेदन नहीं करते हैं। इसके बाद आप दूरी भर देंगे। विद्युत कनेक्शन है तो आवेदन विद्युत विभाग को प्रस्तुत किया नहीं किया, हाँ कर दें। मान लीजिए आपने कर दिया है। यदि आवेदन प्रस्तुत तो विद्युत कनेक्शन की पत्रावली वर्तमान स्तर पर कहाँ पेंडिंग है, डिमांड नोट जारी है, डिमांड राशि अधिक है, डिमांड राशि जमा है, या विद्युत कनेक्शन है तो आदेश जारी है, डिमांड नोट जारी नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं है। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। विद्यालय में वैकल्पिक वही ऑप्शन आपको यहाँ पर जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ले लें। मान लीजिए आपके कनेक्शन नहीं है और आपने कहीं से व्यवस्था कर रखी है तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इस प्रकार ये यहाँ करके आपको सेव कर देना है। मान लीजिए गलती से आपकी सेव हो जाता है तो डिलीट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरा अगर ब्लॉक या जगह आपकी है तो यहाँ पर वो भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दी हुई है, तो इस प्रकार ये आपको विद्युत सुविधाएं हैं वो फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 नंबर पर जो इंटरनेट से रिलेटेड ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट सुविधा विवरण आपको फिल करना है। विद्यालय जहाँ स्थित है वहाँ ग्राम क्षेत्र में साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है। अगर मान लीजिए आपके गांव क्षेत्र में साइबर कैफे की सुविधा उपलब्ध है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए विद्यालय जहाँ स्थित है वहाँ किस इंटरनेट कंपनी की सेवा प्राप्त हो सकती हैं, एक या एक से अधिक का चयन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जिसकी आपको सेवाएं मिल रही हैं उस जो है इंटरनेट कंपनी का आप यहाँ पर नाम जो है राइट कर दें। मान लीजिए 3-4 सेवाएं भी हो सकती है तो 3-4 पर भी आप क्लिक करके यहाँ से सेव कर दें। इसके बाद देखिए आपके विद्यालय में जो इंटरनेट वगैरह है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। वही परीक्षा क्रमांक ब्लॉक आ जाएगा और क्या विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, आपको यहाँ पर हाँ करना है क्योंकि सभी विद्यालयों में लगभग इंटरनेट की सुविधाएं हैं। कुछ एक आध गाँव होंगे जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँचा है तो वो नो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो इंटरनेट क्रियाशीलता की स्थिति क्या है, तो देखिए कार्यशील है अकार्यशील है, जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर ले। यदि हाँ तो इंटरनेट सुविधा का प्रकार एक या एक से अधिक का चयन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप ब्रॉडबैंड लैंडलाइन के द्वारा आपके इंटरनेट मिला हुआ है या ब्रॉडबैंड OFC द्वारा मिला हुआ है या ब्रॉडबैंड RF द्वारा मिला हुआ है, डोंगल या डाटा के कार्ड द्वारा आपने रिचार्ज वगैरह करवा रखा है, लीज लाइन द्वारा है, वाईफाई द्वारा है या वीसेट द्वारा है। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लें। 2-3 ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। स्पीड की बात करें तो कनेक्टिंग स्पीड जो है यहाँ से ले लें कि आपके विद्यालय में जो इंटरनेट आता है उसकी स्पीड क्या है। तो वो देखिए यहाँ पर जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। इंटरनेट स्पीड लगभग सभी कंपनियों के भी बहुत कम है तो आप यहाँ पर कम से कम 256 है वो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या पूरा विद्यालय परिसर वाईफाई है, अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर दे। और इस प्रकार आपको सेव कर देना है। मान लीजिए गलत जानकारी जो है फिल कर दी है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और भी अगर परिसर वगैरह हैं तो यहाँ से चयन करके उनको जो है आप फिल करके सेव यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरनेट सुविधाएं आप अपडेट अपने विद्यालय की करनी है जो सावधानी पूर्वक आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए आपको 8 नंबर पर जो विद्यालय में कक्षा कक्ष हैं उनका विवरण देना है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा कक्षों का विवरण जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपके विद्यालय में उपलब्ध कक्षा कक्षों का विवरण वो फिल कर देना है। यहाँ पर विद्यालय में कक्षा का विवरण फिल करने के लिए एक कक्ष के लिए एक लाइन का प्रयोग करें। यहाँ पर ध्यान दें, एक कक्ष के लिए एक लाइन का प्रयोग करें तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके विद्यालय में कक्ष हैं उनका अलग अलग लाइनें यूज करनी है। विद्यालय में उपलब्ध कक्षों का विवरण निम्न निर्देशों के आधार पर करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो जो निर्देश है आपको पढ़ लेने हैं। एक कक्ष के लिए एक लाइन का प्रयोग करें, बिंदु
संख्या 1 के अनुसार विद्यालय में जितने कक्षा कक्ष है उतनी लाइन की एंट्री आपको करनी है। फॉर्मेट के कॉलम संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से करें। परिसर का कोड, मुख्य परिसर ए है, द्वितीय परिसर बी है, तृतीय परिसर सी और चतुर्थ परिसर डी, पंचम परिसर ई। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय 2 या 2 से अधिक परिसर में चल रहा हो या अन्य परिसर रिक्त हो तो रिक्त परिसर को अंत वाला कोड प्रदान करें। किसी परिसर में ब्लॉक का कोड की बात करें तो प्रत्येक परिसर में ब्लॉक कोड के लिए 1 2 3 का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि किसी परिसर में एक ही ब्लॉक है तो एक ही प्रयोग आप करते जाएं। किसी ब्लॉक में मंजिल का क्रमांक की बात करें तो प्रत्येक ब्लॉक में मंजिल के लिए जी यानी कि ग्राउंड फ्लोर, ध्यान दिया पर मान लीजिए आपका सीधा ग्राउंड पर ही बना हुआ है तो जी आ जाएगा। 1 2 3 का प्रयोग करें। ग्राउंड फ्लोर के लिए जी, बेसमेंट के लिए बी और मंजिल के लिए 1 2 3 का प्रयोग आप करें। किसी भी ब्लॉक में कक्षा की क्रम संख्या की बात करें तो प्रत्येक ब्लॉक में कक्ष की क्रम संख्या के लिए 1 2 3 का प्रयोग करें। प्रत्येक कक्ष के लिए क्रम संख्या यूनिक होनी चाहिए। अंतिम रंगाई पुताई का वर्ष, स्वीकृत वर्ष, सिविल कार्य पूर्ण होने का वर्ष फॉर्मेट में लिखिए। यदि 2016 लिखा जाता है तो अर्थ है कि 1 अप्रैल 2016 से 1 मार्च 2017 के पुराने कक्षा कक्षों के संबंध में यदि स्वीकृत वर्ष पता नहीं हो तो स्वीकृत वर्ष में सिविल कार्य पूर्ण होने का वर्ष ही आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए, यदि किसी कक्षा का उपयोग ICT क्लिक आदि के लिए हो रहा है तो उसे कंप्यूटर रूम के अंतर्गत दिखावे, और कक्ष का उपयोग ICT क्लिक जो आदि के साथ साथ वोकेशनल के लिए भी हो रहा है तो कंप्यूटर रूम न बताकर कक्ष को वोकेशनल लैब में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए कोई रूम है और उसमें अगर कंप्यूटर वगैरह आप दिखाते हैं या कक्ष का उपयोग ICT क्लिक के लिए करते हैं तो आपको उसको कंप्यूटर ICT क्लिक के लिए ही दर्शाना है। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर रूम के साथ साथ आप उसे वोकेशनल लैब के रूप में भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो वोकेशनल लैब ही आपको दिखाना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है। वोकेशनल लैब प्रथम द्वितीय का निर्धारण कोड के आधार पर करें। जो विषय कोड के अनुसार पहले आ रहे हैं उसे प्रथम माने और शेष को द्वितीय माने। तो इस प्रकार यहाँ पर सारे विषय वगैरह भी दिए हुए हैं। अब देखिए, विद्यालय में उपलब्ध कक्षों की संख्या सभी प्रकार के कक्षों को मिलाकर लिख के, चाहे किसी भी कार्य हेतु उपयोग हो रहे हो या रिक्त हो या अनुपयोगी, यानी कि सारे कक्षों का आपको यहाँ पर विवरण देना है। तो जितने भी कक्ष है उनका विवरण दे दें। क्या विद्यालय में विद्यार्थी संख्या अनुसार पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध हैं? अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना पर आप टिक कर दें और यहाँ से सेव आपको कर देना है। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से सेव आप कर देंगे। क्योंकि कक्षा कक्ष पर्याप्त नहीं है तो आप सेव कर देंगे। डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा। इसके बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर देखिए एक रूम के लिए एक लाइन आपको लेना है। देखिए 4 रूम है तो 4 लाइन आपको ले लेना है, 5 रूम है तो 5 लाइन होगी और 10 रूम है तो 10 लाइन आपको लेनी है। तो इस प्रकार आप करते जाएंगे। अब देखिए परिसर संख्या ए, ब्लॉक संख्या जो भी हैं वो आप यहाँ पर ले लेंगे। देखिए, और फ्लोर मंजिल की संख्या, तो देखिए अगर ग्राउंड फ्लोर है तो जी आ जाएगा और बाकी के लिए G1 ऐसे आपको चलते जाना है। कक्ष का क्रमांक आप देते जाएंगे। देखिए कक्ष 1 2 3 4 जो भी हैं क्रम से देते जाएं। 1 है तो 1 दे, इसके बाद 2 3 4 ऐसे करते जाएं। कक्षों का उपयोग की बात करें तो देखिए कक्ष किस में उपयोग हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रूम है वो कक्ष रूम आपने नंबरिंग कर रखी होगी कि कक्ष 1 हैं ये किस में प्रयोग हो रहा है, कक्ष 2 3 4 जो भी हैं उनका आप यहाँ पर देख ले। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए स्टाफ रूम है, गर्ल्स के लिए कक्ष है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, कार्यालय कक्ष है, स्टोर रूम है, परीक्षा कार्य कक्ष है। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्लास ही चल रही है, संस्था प्रदान के लिए कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष है, तो जो भी स्थिति है वो आप सेलेक्ट कर लें। कक्ष की लंबाई फीट में, यानी कि जो आपके कमरे हैं उनको आप नाप के रखें। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल है इसमें पूरी जानकारी आपसे फिल करवाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो, कितना भी लंबा हो, मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। कक्ष की लंबाई फीट में भरे, कक्ष की चौड़ाई फीट में भरे, कक्ष की स्थिति एक विकल्प का चयन करें कि जो आपका कक्ष है वो कैसा है, कि कच्चा स्थिति जर्जर है या कच्चा अच्छी स्थिति में है, पक्का अच्छी स्थिति में, पक्का जर्जर स्थिति में है, मेजर रिपेयरिंग की जरूरत है या माइनर रिपेयर की जरूरत है, या टेंट कक्ष है। तो जो भी स्थिति है वो आप कर ले। मान लीजिए मेजर रिपेयर की जरूरत है या माइनर रिपेयर की जरूरत है तो थोड़ा बहुत जो भी आप ऑप्शन है वो ले सकते हैं। कक्ष के बाहर बरामदा है या नहीं, अगर आपके कमरे हैं उनके बाहर बरामदे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। इसके बाद देखिए बिजली की उपलब्धता, तो जो ऑप्शन आपने आगे लिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करते जाएं। इसके बाद देखिए कक्ष का निर्माण जिस मद से किया गया, एक विकल्प का चयन करें, यानी कि जो आपका कक्ष है ये किस योजना में बना था ये यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए काफ़ी सारी योजनाएं आपको मिल जाएगी। देखिए नाबार्ड है, DPP है, लोक जुम्बिश है, SMD है, सांसद निधि, विधायक निधि, रमसा है। इस प्रकार काफ़ी सारे ऑप्शन आपको
मिल जाएंगे। दानदाता है, राज्य मध्य है, मगरा योजना है, मेवात, डांग, अन्य। मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं लगता है यहाँ पर की सारी योजनाओं में नहीं है तो आप अन्य का ऑप्शन ले लें। इस प्रकार टीएमटी में भी काफ़ी सारे रूम्स बनते हैं, एसएफजी हैं, एफएफसी हैं, डीआरडी हैं, पीओ के द्वारा हैं, कार्यालय मध्य हैं, मनरेगा है, विद्यालय विकास निधि हैं। काफ़ी सारे योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बनता है वो ऑप्शन आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद देखिए ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। ग्रीन बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो आपको ना कर देना है। यहाँ पर जिस कमरे के आपकी अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अंतिम रंगाई पुताई वर्ष आपका क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि अंतिम बार आपने कब इसको जो है पुतवाया था, रंगाई पुताई करवाई थी। स्वीकृत वर्ष आ जाएगा, सिविल कार्य पूर्ण होने का वर्ष आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड या फैसिलिटी हैं या नहीं, तो यस नो में आप जवाब देंगे। क्या कक्ष अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग हो रहा है तो उपयोग करें, तो देखिए उपयोग का प्रयास आपको लेना है। नहीं हो रहा है तो ना कर देंगे। बाकी अगर प्रयोग हो रहा है तो आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर ले कि जो कक्षा कक्ष से अन्य किसी कार्य के लिए भी उपयोग हो रहा है। मान लीजिए एक कक्षा है वो आप और भी कार्यों में यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कक्षा 1-2 का रूम है और आप उसे कक्षा 1-2 भी पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ मान लीजिए लाइब्रेरी आप चला रहे हैं या कंप्यूटर कक्ष भी उसमें चला रहे हैं, या मान लीजिए साइड में आप स्टाफ रूम चला रहे हैं, या कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके विद्यालय में रूम की कमी है तो काफ़ी सारे कार्य एक ही रूम में आप करवाते होंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर उसको करवा सकते हैं। प्रयोगशाला या पुस्तकालय में सुविधाओं की उपलब्धता अन्यथा लागू नहीं का प्रयोग करें, तो देखिए प्रयोगशाला पुस्तकालय वगैरह हैं तो लागू हैं तो आप यहाँ पर पूर्णतः सुसज्जित हैं या आंशिक सुसज्जित हैं, लागू नहीं है तो आप लागू नहीं कर दें। इस प्रकार सेव कर लेंगे। इसके बाद देखिए साथियों जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक कक्ष के लिए एक रो यहाँ पर फिल कर दी। इसी प्रकार जितने भी रूम्स आपके विद्यालय में उन सब के लिए आप यहाँ पर अलग अलग रो जो है तैयार करते जाए, सेलेक्ट करती जाए। काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर फिल करेगी तो जितने भी रूम है वो फिल करते जाएंगे। पीएस यूपीएस स्कूल में कम रूम होते तो उनको दिक्कत कम, लेकिन हायर सेकेंडरी में काफ़ी सारे रूम हैं तो उनको एक एक जानकारी यहाँ पर अच्छे से फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए साथियों आपको जो फर्नीचर की सुविधाएं हैं वो फिल करना है, तो इसी 9 नंबर वाले फर्नीचर पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय के सभी विद्यार्थियों हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर उपलब्ध है, तो यस नो में आपको जवाब देना है। और यदि किस किस कक्षा ग्रुप हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर उपलब्ध हैं, मान लीजिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, यूपीएस 9, 10, 11, 12 सारे में है तो सब पर टिक कर देंगे। 1 से 5 है तो 1 से 5 पे टिक कर देंगे। 1 से 8 है तो 1 से 5 और 6 से 8 में अगर हैं तो उन पर भी टिक कर देंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देख काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आइटम का नाम आपको लिखते जाना है और यहाँ पर ऐड करते जाना है। मान लीजिए आइटम का नाम देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम आपको मिलेंगे, ये समझ लीजिए। कुर्सी की भी जानकारी फिल करनी है, स्टूल की भी जानकारी फिल करनी है, टेबल की भी जानकारी फिल करनी है, ड्यूल डेस्क है तो उसकी जानकारी फिल करनी है, डेस्क है तो उसकी जानकारी फिल करनी है, चौकी राउंड टेबल है तो उसकी भी जानकारी फिल करनी है, पर्स है तो उनकी भी जानकारी फिल करनी है और दरी भी है तो उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो इसके लिए आपको पहले से ही तय कर लेना है कि कौन कौन सी जानकारी आपके पास है और उनको आपको फिल करना है। सबसे पहले मान लीजिए आप पर्स जो है फिल कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने पर्स फिल कर रखा है, तो देखिए एक आइटम पर बैठने की क्षमता यानी कि जो पर्स है उस पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। कक्षा ग्रुप प्री प्राइमरी के लिए उपलब्धता यानी कि प्री प्राइमरी अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। कक्षा ग्रुप 1 से 5 के लिए उपलब्धता, मान लीजिए पर्स हैं और ये उनके लिए हैं तो 1 से 5 में आप कर देंगे। कक्षा ग्रुप 6 से 8 के लिए उपलब्धता तो वो कर देंगे। 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए तो उस प्रकार अगर हैं तो कर देंगे। कुल उपलब्धता यानी कि कितने बच्चे पर्स पर यहाँ पर बैठते हैं तो वो कर देंगे। मध्य जिससे उपलब्ध करवाया गया यानी कि आपने जो पर्स लाए हैं वो कौन से मध्य से लाए हैं, तो वही सारे मध्य यहाँ पर योजनाएं हैं वो आ जाएगी। आप इनमें से चेक करके जो है फिल कर दें। इसके बाद देखिए उपलब्ध होने का वित्तीय वर्ष यानी कि जो पर्स आपने मंगाए हैं वो कब मंगवाए, उसका वित्तीय वर्ष क्या है, आपने उसका बिल कब लगाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है वर्ष सेलेक्ट कर लेना है और सेव यहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पर्स का कार्य आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरा आप जो भी ऑप्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए आप दरी फिल करेंगे, मान लीजिए मैंने डेस्क फिल कर रखा है तो डेस्क की जानकारी यहाँ पर देंगे कि देखिए एक आइटम पर बैठने की क्षमता कितनी है यानी कि डेस्क पर बैठने की क्षमता कितनी है, संख्या आप डायरेक्ट यहाँ पर फिल करेंगे।
इसके बाद देखिए कक्षा ग्रुप से हैं वही आप सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए डेस्क से आपने कक्षा 1 से 5 के लिए तो उनके लिए हो जाएगा, और आपने किस मद से मंगाई है तो यहाँ पर मद आप सेलेक्ट कर लेंगे, और वित्तीय व स्वीकृति की उपलब्धता की सूचना यहाँ से फिल करके सेव कर देंगे। तो इस प्रकार सारी जानकारी आप एक एक करके यहाँ से सेलेक्ट करते जाए, भरते जाए। कुर्सियाँ जी हैं, कुर्सियाँ जितनी भी हैं उनको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर भर दे। तो इस प्रकार ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे और आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से सेव भी कर देना है। इसके बाद साथियों आपको जो जानकारी फिल करनी है वो शौचालय की करनी है, तो इसी शौचालय वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने शौचालय सुविधा पर क्लिक किया तो यहाँ पर शौचालय का विवरण अब आपको देना है। देखिए विद्यालय में सभी परिसर के सभी ब्लॉक में उपलब्ध कुल शौचालयों की संख्या, यानी कि आपके विद्यालय में कुल कितने जो शौचालय उपलब्ध है उनकी संख्या फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या अनुसार पर्याप्त हैं, तो हाँ नाम में आपको जवाब देना है। इसके बाद देखिए विद्यालय में सभी परिसर के सभी ब्लॉक में मूत्रालय यानी कि कुल उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या आपको फिल कर देनी है, और पर्याप्त है या नहीं है तो भी आपको यहाँ पर एस/नो में जवाब देना है और सेव कर देना है। यानी कि शौचालय मूत्रालय जितने भी हैं और कैसे हैं हाँ या ना में आपको जवाब फिल कर देना है। अब देखिए परिसर के क्रमांक और ब्लॉक के अनुसार आपको यहाँ पर शौचालय का विवरण देना है। देखिए परिसर क्रमांक, ब्लॉक संख्या और फ्लोर मंजिल का संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड आ जाएगा। इसके बाद देखिए शौचालय का प्रकार कैसा है, तो देखिए यहाँ पर शौचालय का प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए छात्राओं के लिए, महिला शिक्षकों के लिए, पुरुष शिक्षकों के लिए या CWSN के लिए हैं, तो उसका विवरण आपको फिल करना है। शौचालय का निर्माण जिस मद में किया गया उसका विवरण आप यहाँ पर दे देंगे, वो सारी जानकारी आपको फिर से यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए जो शौचालय का विवरण है वो आपको फिल करना है, जिसमें देखिए उपलब्ध शौचालयों की कुल संख्या कितनी है, कुल यहाँ पर आएगी। देखिए कुल भरना है आपको यहाँ पर। इसके बाद देखिए उपयोग योग्य क्रियाशील शौचालयों की संख्या, पानी की सुविधा युक्त यानी कि सहित, वो यहाँ पर फिल करना है। रनिंग वाटर युक्त शौचालयों की संख्या, यानी कि जो वाटर युक्त शौचालय हैं उनकी संख्या फिल करना है। मरम्मत योग्य शौचालयों की संख्या। इसके बाद देखिए जर्जर एवं पुनः निर्माण योग्य शौचालयों की संख्या, हाथ धोने की सुविधा युक्त शौचालयों की संख्या, प्लस की सुविधा युक्त शौचालयों की संख्या, यानी कि सारी जानकारी आपको यहाँ पर देख लेनी है कि आपके विद्यालय में किस प्रकार के शौचालय हैं जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और शौचालय तक जाने का रास्ते का प्रकार कैसा है, कच्चा पक्का जो भी है। मान लीजिए आपके शौचालय हैं और वहाँ तक आपके CC रोड जा रहा है तो पक्का करेंगे, बाकी नहीं तो आप कच्चा या ब्रिक ऑन एज फ्लोरिंग है, अन्य है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो यहाँ देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए छात्राओं, महिला शिक्षकों हेतु उपलब्ध शौचालय में उपलब्ध इंसीनेटर की संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पर छात्राओं, महिला शिक्षकों के लिए जो शौचालय हैं उनमें इंसीनेटर लगे हुए हैं तो उनकी संख्या करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। इसके बाद देखिए छात्राओं, महिला शिक्षकों हेतु उपलब्ध शौचालय में उपलब्ध डिस्पेंसर की संख्या, तो उनके अकॉर्डिंग देख लें। इसके बाद देखिए शौचालय के साथ जुड़े मूत्रालयों का विवरण, कुल उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या कितनी है और वर्तमान उपयोग में या जो मूत्रालय उपयोग हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। मल जल निपटान की व्यवस्था का प्रकार कैसा है, तो जो आपका जो शोधन यंत्र हैं, सीवरेज लाइन है या सोखता गड्ढा या सेफ्टी टैंक के हैं जो भी हैं वो आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद सेव यानी कि आपको सेव कर देना है। तो ये तो छात्राओं की शौचालय की बात हो गई। इसके बाद देखिए जो छात्र हैं उनके लिए भी आपको फिल करना है, तो देखिए अगर हैं तो उनके लिए भी फिल करेंगे। तो इस प्रकार अलग रो बना लेंगे, छात्राओं के लिए अलग हैं, छात्र के लिए अलग हैं, महिला शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक हैं या CWSN बच्चे हैं उनके लिए भी अलग हैं, तो अलग अलग आप यहाँ पर रो बना लेंगे। और मान लीजिए छात्र छात्राओं के लिए तो आप सभी विद्यालय में लगभग अलग अलग बन चुके हैं, मान लीजिए कॉमन है तो आप एक ही रो बनेगी, और स्टाफ के लिए भी वही है तो एक ही रो बनेगी। ये सारी स्थिति लगभग PS स्कूल में आ सकती है, लेकिन UPSC या ऐसे स्कूलों में सब में अलग अलग बन चुके हैं, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन आप जोड़ लें और इसी प्रकार जानकारी यहाँ पर फिल आपको कर देनी है। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी फिल करके आप सेव कर देंगे। इसके बाद आपको जो पेयजल सूचना है वो फिल करनी है, तो इसी पेयजल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे पेयजल सुविधाएं आपको फिल करनी है, जिसमें परिसर संख्या, ब्लॉक संख्या, पेयजल सुविधा उपलब्ध है या नहीं, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपको yes/no में देना है। अब मान लीजिए अगर हाँ करते हैं तो यदि विद्यालय में पेयजल सुविधा उपलब्ध है नहीं है तो क्या सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। मान लीजिए अगर आपके विद्यालय में नहीं है तब की स्थिति में आपको ये ऑप्शन फिल करना है। क्रियाशील पेयजल की सुविधा
हैं या नहीं है, तो क्रियाशील है तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए अक्रियाशील पेयजल सुविधाएं, तो अक्रियाशील हैं तब की स्थिति में आपको ये ऑप्शन लेना है, अगर नहीं है तो रहने दें। इसके बाद देखिए विद्यालय में उपलब्ध पानी पीने योग्य है, हाँ ना में जवाब देंगे। देखिए इसके बाद देखिए पीने योग्य पानी के स्टोरेज की सुविधा की स्थिति, अगर मान लीजिए स्टोरेज वगैरह आप करते हैं उपलब्ध नहीं है, भूमिगत टैंक टाका हैं, ज़मीन पर रखी टंकियां हैं और हेड टैंक या टंकियां हैं, यानी कि जो छत पर वगैरह पर रखी होती हैं। इसके बाद देखिए पीने हेतु उपलब्ध पानी में फ्लोराइड की समस्या, अगर है तो यस करें, नहीं तो नहीं कर दे। वर्षा जल संरक्षण संरचना उपलब्ध हैं, अगर है तो यस नो में जो भी हैं वो कर दें। यदि उपलब्ध नहीं है तो प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत स्थानीय शहरी विकास को प्रेषित किया गया है या नहीं। तो जो वर्षा जल संरक्षण संरचना उपलब्ध नहीं है तो आपने जो प्रस्ताव वगैरह भेज रखा है तो यहाँ पर यस करें, नहीं किया रखा है तो आप ना भी कर सकते हैं। सामूहिक हाथ धोने की सुविधा, तो एक समय में कितने विद्यार्थी हाथ धो सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके विद्यालय में हाथ धोने की जो जगह है वहाँ पर कितने विद्यार्थी हाथ धो पाते हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी संख्या फिल करनी। मान लीजिए एक बार में 4-5 विद्यार्थी धो पाते हैं तो यहाँ पर 5 कर दें, या 4 हैं या 15-20, जो भी स्थिति आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग वो करके से वो आपको कर देना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब देखिए पेयजल के बाद आपको अपने विद्यालय के एमडीएम की सूचना फिल करनी है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर विद्यालय मध्याह्न भोजन सुविधा की जानकारी आपको फिल करनी है। वही परिसर क्रमांक, ब्लॉक क्रमांक, मध्याह्न भोजन की स्थिति जो है वो आपको कर लेनी है। जिसमें देखिए लागू नहीं है, भोजन नहीं दिया जाता, विद्यालय परिसर में तैयार करके दिया जाता है, भोजन दिया जाता है किंतु विद्यालय परिसर में नहीं बनता। तो जो भी आपकी स्थिति है, मान लीजिए लगभग सभी विद्यालयों में भोजन अपने विद्यालय में ही बनता है, कहीं कहीं बाहर से आता है तो वो देख लें। लागू नहीं है वाला ऑप्शन तो लगभग चालू ही नहीं रहेगा। यदि विद्यालय भोजन विद्यालय में तैयार करके दिया जाता है तो किचन सेट की स्थिति क्या है, यानी कि आपके विद्यालय में जो किचन सेट बना हुआ है क्या है, लागू नहीं है, उपलब्ध नहीं है, किचन सेट निर्माणाधीन है, विद्यालय के शिक्षण कक्ष का उपयोग किचन सेट के लिए किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए उपलब्ध है तो सीधा उपलब्ध कर क्लिक कर देंगे, निर्माणाधीन है तो निर्माणाधीन पर क्लिक कर देंगे, और मान लीजिए आप विद्यालय के किसी रूम को किचन सेट में प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यदि मध्याह्न भोजन दिया जाता है किंतु भोजन विद्यालय परिसर में तैयार नहीं होता तो मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाले के स्रोत, तो ये तब की स्थिति है जब आप यहाँ पर विद्यालय परिसर की जगह यहाँ पर बाहर से आता है का ऑप्शन लेंगे, तब ये ऑप्शन आपको खुले मिलेंगे और यहाँ पर आप उनको सेलेक्ट करेंगे और स्वयं सेवी संस्था है मध्याह्न भोजन दिया जाता है उस संस्था का नाम यहाँ पर आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यदि मध्याह्न भोजन विद्यालय परिसर में तैयार करके दिया जाता है तो खाद्यान्न व अन्य सामग्री के भंडारण की उचित व्यवस्था है, हाँ कर देना है। इसके बाद देखिए मध्याह्न भोजन किस ईंधन की सहायता से तैयार किया जाता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एलपीजी गैस, लकड़ी, केरोसिन, बायोगैस, विद्युत, अन्य जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मध्याह्न भोजन एलपीजी गैस की सहायता से तैयार किया जाता है तो यूनिक उपभोक्ता क्रमांक जो आपकी गैस की डायरी में है वो यहाँ पर फिल कर देने जब आप एलपीजी गैस लेते हैं तो, और विद्यालय में उपलब्ध गैस सिलेंडरों की संख्या कितनी है, यानी कि 2, 3, 4 जो भी सिलेंडर आपके पास हैं वो संख्या फिल करेंगे और सेव आपको कर देना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान जानकारी आप आसानी से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और भी अन्य माध्यम हैं, अगर मान लीजिए अन्य ब्लॉक परिसर हैं तो यहाँ से अलग आप सेलेक्ट करके जो है सेव कर देंगे। इसके बाद साथियों जो कंप्यूटर हैं उसकी जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की आपको जानकारी देनी है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए विद्यालय में कंप्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवरण आपको देना है। यदि उपकरण एक से अधिक मद में प्राप्त हुए हैं तो प्रत्येक को अलग अलग लाइन में लिखिए, अर्थात एक मद के लिए एक लाइन का प्रयोग आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर परिसर का क्रमांक, ब्लॉक का क्रमांक, उपकरण आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए काफ़ी सारे उपकरण दे रखे हैं, जो भी उपकरण आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं उनको एक एक करके आप यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए काफ़ी सारे उपकरण हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप वगैरह, मोनोक्रोम जो कलर जेट प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, यूपीएस हैं, सोलर पैनल है, जनरेटर हैं, बहुत सारी जानकारी है, प्रोजेक्टर, टैबलेट, डिजिटल बोर्ड, देखिए रेडियो हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आप इनको भरते जाएं, किस योजना में प्राप्त हुए हैं वो योजना आप यहाँ पर ले लेंगे। वो सारी योजनाएं जो मैंने आपको आगे बताई थी अगर मान लीजिए आपके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपने, जैसे मान लीजिए रेडियो है और आपको प्राप्त हुआ है और कौन से मद में कब प्राप्त हुआ था उसका वर्ष भी आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे। आपके पास बिल वगैरह लगे हुए हैं हर चीज़ के, उनमें से देखकर। इसके बाद देखिए कुल प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त हुई थी। मान लीजिए आपको सीधा स्कूल से ही मतलब बाहर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं तो उसको भी आप यहाँ पर सीधा दर्शा सकते हैं कि किस योजना में किस वर्ष में आपको प्राप्त हुए हैं, उनकी प्राप्त संख्या कितनी है। कुल कार्यशील उपकरण की संख्या अगर क्रियाशील है
तो यहाँ पर फिल कर देंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे। कुल में से उपकरण विद्यालय के अलावा अन्य किसी ऑफिस विद्यालय को भेजे हुए संख्या। मान लीजिए काफ़ी सारे उपकरण होते हैं जो अन्य जगह भेज दिए जाते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि लैपटॉप था या कंप्यूटर या टैबलेट है तो प्रोसेसर का प्रकार भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये कंप्यूटर लैपटॉप होगा तब की बात है। इसके बाद देखिए, यदि लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट है तो रैम की मेमोरी साइज़ कितनी है वो यहाँ पर आपको लेना होगा। जब ये ऑप्शन होंगे तब आप ये यहाँ पर ऑप्शन ले पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको सेव कर देना है। इसके बाद भी देखिए, आपको नीचे जो है लाइन जोड़ती जाना है, जो भी अन्य अन्य जानकारी जो है वो आप यहाँ पर लेते जाएंगे और करते जाएंगे और यहाँ पर सेव करते जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं वो आप यहाँ पर आसानी से फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको विद्यालय की जो अन्य भौतिक सुविधाएं हैं वो जानकारी फिल करनी है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर नीचे आपको विद्यालय में अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। तो देखिए, यहाँ पर परिसर क्रमांक और ब्लॉक क्रमांक पहले जैसे आ जाएंगे, और उपकरण संसाधन का नाम। अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे उपकरण हैं जो पहले आपने भरे थे, उनके अलावा जितने भी उपकरण हैं वो यहाँ पर अन्य में दिए हुए हैं। जैसे कि आपके विद्यालय में अलमारियों की संख्या, पंखों की संख्या, कूलर, क्लोज सर्किट कैमरा, आरओ, वाटर कूलर, अग्निशमन यंत्र हैं, कार्यालय टेबल है, शिक्षक टेबल है, शिक्षक व कार्यालय हेतु कुर्सियाँ हैं, बक्से, रैक, साइंस किट, मैथ्स किट्स, जो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इन सभी जो सामग्री हैं इनको आप एंट्री कर लें। और यहाँ पर देखिए, ये कौन सी योजना या मद जिसके अंतर्गत उपकरण विद्यालय में उपलब्ध हुए हैं वो जानकारी आप यहाँ पर फिल कर दें। देखिए, काफ़ी सारी योजनाएं यहाँ पर दे रखी हैं, उनमें जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो राज्य सरकार के द्वारा या एसएसए के द्वारा या एसडीएमसी के द्वारा या रमसा के द्वारा या विधायक निधि से किसी से भी जानकारी मिल सकती है, सामग्री मिल सकती है। देखिए, और उस सामग्री का उपकरण प्राप्ति वित्तीय वर्ष जो भी हैं, जब आपने वो लिए हैं, खरीदी हैं, तो उसका वर्ष क्या रहा, योजना मद के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए उपकरणों की कुल संख्या कितनी है, कुल कार्यशील उपयोग योग्य जो उपकरण है वो कितने हैं। जब मान लीजिए संख्या भरते हैं, उनमें से कार्यशील कितने हैं वो फिल कर दें। कुल में से उपकरण विद्यालय के अलावा अन्य किसी ऑफिस विद्यालय को भेजे हुए हैं तो संख्या लिखिए। मान लीजिए आपके विद्यालय से कोई उपकरण आपने अन्य जगह भेज दिया है तो उनकी संख्या भी यहाँ पर लिख दें। इस प्रकार यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सेव कर दें। इसी प्रकार अन्य सामग्री को आप जोड़ते जाएं। जो भी सामग्री आपके विद्यालय में उन सबको आप एक एक करके यहाँ पर जोड़ दें और उनकी जो है सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ये भी आपको इसी पर क्लिक कर देना है, जो ये फिल करना है। इसमें देखिए, आपको कौन कौन सी जानकारी फिल करनी है। तो देखिए, विद्यालय में विभिन्न संसाधनों की स्वीकृति व प्रगति का विवरण, केवल वर्तमान में स्वीकृत, प्रगतिरत और पेंडिंग कार्यों का ही विवरण आपको इसमें देना है। तो देखिए, कौन कौन से कार्य आपके विद्यालय में स्वीकृत या प्रगति विवरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले संसाधन ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई सा भी आपके काम चल रहा है, पूर्ण भवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय सुविधा है, पेयजल सुविधा, खेल मैदान, चारदीवारी, या कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है। मान लीजिए कोई कार्य आपके विद्यालय में नहीं चल रहा है तो ये कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सारी जानकारी फिल कर सकते हैं। फिर जो भी आप यहाँ पर संसाधन ग्रुप लेते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर शौचालय सुविधा लिया है तो यहाँ पर देखिए संसाधन का नाम आ जाएगा कि कौन कौन सा शौचालय छात्र छात्राओं, महिला शिक्षकों के लिए या पुरुष शिक्षकों के लिए, SC/WSN के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर संसाधन का नाम आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए पेयजल सुविधा लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेयजल से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार भवन से रिलेटेड आप जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर भवन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, पूर्ण विद्यालय भवन बन रहा है, कोई एक परिसर बन रहा है या कोई एक ब्लॉक बन रहा है। देखिए, मद जिसमें स्वीकृत हुआ है कौन से मद में, वही देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मद हैं, फिर से वही देख सकते हैं आप। जिस भी मद में आपको राशि मिली है, कार्य चल रहा है, स्वीकृत संख्या, स्वीकृत राशि, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत किए गए वर्तमान स्थिति। देखिए, केवल स्वीकृत है, कार्य प्रारंभ नहीं है, कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण है, उपयोग प्रारंभ हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए संसाधन के उपयोग प्रारंभ का दिनांक। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो भी स्थिति यहाँ पर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है दिनांक अगर होगी तो फिल कर देना है। कुल व्यय राशि, कितनी राशि व्यय हो चुकी है या होनी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सेव कर देना है। इसी प्रकार कोई भी अन्य और भी कार्य हैं तो वो भी आप यहाँ पर एक एक करके फिल करते जाए सारी, यहाँ पर इस प्रकार रो आप करके सेव इनको कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो देखिए पुस्तकालय लाइब्रेरी से रिलेटेड है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है।
तो देखिए लाइब्रेरी से रिलेटेड आपको जानकारी देनी है, जिसमें देखिए पुस्तकालय से संबंधित सुविधाएं क्या क्या हैं। तो देखिए पुस्तकालय में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या, निःशुल्क दी जाने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अतिरिक्त आपको यहाँ पर फिल करना है। पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं वो देख ले। इसके बाद देखिए पुस्तकालय में विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, अगर है तो यस करें, ना नहीं कर दे अगर नहीं है तो। पुस्तकालय में नियमित रूप से कितने समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करवाते हैं, समाचार पत्रों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर पत्रिकाएं भी है तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए साथियों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है उसमें एक नवीन प्रपत्र जोड़ा गया है, जिसमें आपको विद्यालय के समस्त फोटो नजरी नक्शा अपलोड करना है। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, इसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसमें देखिए आपको जो फोटो नजरी नक्शा फिल करना है, जिसमें देखिए मुख्य द्वार का फोटो है, मुख्य भवन का फोटो है, शौचालय का फोटो है, पेयजल का, एमडीएम किचन का, खेल के मैदान का, बाउंड्री वॉल का। यहाँ पर आपको जो जियो टैग वाले फोटो अपलोड करने हैं, जियो टैग वाले फोटो कैसे अपलोड करने हैं मैंने उसमें पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी थी, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नजरी नक्शे की आपको यहाँ पर PDF लगानी है, ये ध्यान आपको रखना है। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर सेव आपको कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जब आप फोटो या नजरी नक्शा आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उनकी इमेज की साइज है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 300 KB से ज़्यादा अगर इमेज है तो आप उनको 300 KB से कम करें, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें अपलोड कर दी है। मुख्य द्वार का फोटो, मुख्य भवन का फोटो, शौचालय का फोटो, पेयजल का फोटो, एमडीएम किचन, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल और नजरी नक्शा की PDF यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देनी। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो देखिए जैसे आपने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फाइल्स अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो फाइल्स हैं वो अपलोड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने अपलोड किया तो नीचे अब आपको सेव का ऑप्शन यहाँ से और लास्ट अपडेट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि आपकी डिटेल्स सेव हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे तो आप व्यू इमेज के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपने PDF अटैच की तो इसका व्यू अटैचमेंट आपको नज़र आ रहा है। कोई सी भी इमेज आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाउंड्री वॉल की इमेज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने इमेज अपलोड की है, देखिए ये बाउंड्री वॉल की इमेज आपने अपलोड की है तो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। या मान लीजिए आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट किए, जैसे कि मान लीजिए आपने पेयजल का अपडेट किया है तो जैसे पेयजल पर आप क्लिक करेंगे, देखिए व्यू इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने जो भी ये देखिए शौचालय का है तो शौचालय का आ चुका है। मान लीजिए देखिए आपने यहाँ पर खेल मैदान के अपडेट किए तो खेल मैदान के यहाँ पर जो भी आपने इमेज दिए हैं वो इमेज आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपकी इमेज है वो जियो टैग वाली होनी चाहिए, उसमें आपकी पूरी डिटेल, उस लोकेशन की पूरी डिटेल आनी चाहिए, उसका मैप भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार ये फ़ोटो अपलोड आपको करने हैं और यहाँ पर आप उनको देख भी सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं उनका इमेज का, और जो आपने नजरी नक्शा PDF लगाई हैं उसका भी प्रीव्यू देख सकते हैं। नजरी नक्शा में आपको यहाँ पर जियो टैग की आवश्यकता नहीं है, उसकी आपको यहाँ पर सिर्फ PDF लगा देनी है, वो PDF आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर नजरी नक्शा की PDF हो जाएगी। उसको भी व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, जो भी PDF आपने लगाई है। तो ये थी साथियों यहाँ पर नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र जो आपको ऑनलाइन फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार